तो मैग्नेट के फर्स्ट पार्ट में आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को काउंट किया था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका कि यूनिट क्या था, टेस्ला। सेकेंड पार्ट में क्या है कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रेडीमेड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट। और किसने इसको डेवलप करके दिया है? हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट है, हो सकता है कि उसको बनाया हो किसी मूविंग चार्ज ने। ये भी हो सकता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया हो किसी करंट वायर ने। ये भी हो सकता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड को बनाया हो किसी सॉलिनॉइड ने। डजंट मैटर। हमें अब इस वाली सिचुएशन में इस पर ध्यान नहीं देना कि उस मैग्नेटिक फील्ड को किसने बनाया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट होगी तो हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, हम ये कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो रिप्रेजेंटेशन देख करके लोग ये अपने आप समझ जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आंसर है बाय ड्राइंग पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, इक्विडिस्टेंट लाइंस। हाँ, तो जैसे ही आप इक्विडिस्टेंट लाइंस बनाएंगे, जैसे देखिए इस चैप्टर में कई सारी पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन बना दी, तो इसका मतलब है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। इसको किसने फॉर्म किया हमें इससे मतलब नहीं है। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रेजेंट, और ये लाइन बना करके फील्ड प्रेजेंट है। ये आइडिया जो है आपका माइकल फैराडे का है, तो उनके इस आइडिया को हम वहां पर फॉलो करते हैं। तो बाय ड्राइंग पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा करेंगे। नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि अगर मैं इस लोकेशन पर इंटेंसिटी काउंट करता हूं तो 20 टेस्ला है, तो इस लोकेशन पे भी कितनी होगी? 20 टेस्ला। इस लोकेशन पर भी, यानी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे। ये यूनिफॉर्म का मतलब है। जबकि लास्ट वाली क्लास में जब स्ट्रेट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला आपको ये मिला था। देखिए आर के साथ साथ बी बदल जाएगा। आर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब पोजीशन। तो पोजीशन बदलने से अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। और हम यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे? यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस बना करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है और हमने वहां पर एक करंट कैरिंग वायर इंट्रोड्यूस कर लिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन, and in this field case number 1 we introduce current carrying straight wire। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वायर स्ट्रेट होना चाहिए, बट आपके सिलेबस में करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होगा। स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ। और थोड़ा सा आइडिया लेंगे। केस नंबर 2 वी इंट्रोड्यूस प्रोजेक्टेड मीन्स फेंका गया चार्ज पार्टिकल। हम उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका कि चार्ज Q होगा।
और मास m होगा। प्रोजेक्ट करेंगे यानी वहां पर फेंकेंगे और देखेंगे कि जब स्ट्रेट वायर वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोजेक्टेड चार्ज को फेंका जाएगा तो क्या उस पर कोई फोर्स लगता है। आंसर है कि हाँ, उस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसे निकलता है, क्या फार्मूला होता है और उस फोर्स को लेकर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम नोटिस करें तो फोर्स नहीं बनेगा या जिनको नोटिस करें तो फोर्स बनेगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं किस नाम से फेमस होंगे, लॉरेंज फोर्स के नाम से। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखते हैं और उसके ऊपर कोई फोर्स बनता है तो उस मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स बनता है तो उस फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। दोनों ही केसेस में फोर्स का नाम क्या है, लॉरेंज फोर्स। कॉमन नेम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स, वो लॉरेंज फोर्स किन किन फीचर्स पे डिपेंड करता है, वो सारे के सारे फीचर्स लॉरेंज लॉ के नाम से आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पता चलता है कि वो फोर्स लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। ये भी पता चलता है कि वो फोर्स वायर की करंट पर डिपेंड करता है। सपोज कर लो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको किसने बनाया है डजंट मैटर, हमको तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेडीमेड में दी गई है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, दैट इज बी, SI यूनिट टेस्ला होता है। और हमने यहां पर एक करंट कैरिंग वायर रख दिया। जो करंट कैरिंग वायर हमने यहां रख दिया है दैट इज JK, और इस पे कितनी करंट फ्लो कर रही है, I है। जो लेंथ है JK की वो L है। तो लॉरेंज ने क्या क्या पता किया, लॉरेंज ने कहा कि इस पर जो फोर्स लगता है यानी फोर्स कैपिटल F ऑन वायर प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ज्यादा लेंथ होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, कम लेंथ होगी तो फोर्स कम होगा। प्रोपोर्शनल टू करंट है, वायर में अगर करंट स्ट्रांग होगी तो फोर्स अच्छा होगा, स्ट्रेंथ में बढ़िया होगा, और करंट अगर पुअर होगी तो फोर्स भी पुअर होगा। एफ प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, तो इंटरेस्टिंग रहेगा थीटा यहां पर क्या है, तो थीटा है यहां पर एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म वाली उसकी डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी एंड डायरेक्शन ऑफ आई, डायरेक्शन ऑफ आई। ये देखो करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये रहा थीटा। जब आप 12th में पहुंचेंगे तो थीटा को डिफाइंड करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। और एफ प्रोपोर्शनल है बी के, कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको रखा है अगर वो स्ट्रांग है तो फोर्स भी स्ट्रांग होगा। सारे के सारे रिजल्ट्स जो थे 1 2 3 4 सबको कंबाइंड किया जाए तो क्या बनेगा, IBL साइन थीटा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए, इक्वल ले आइए, तो तुरंत क्या डेवलप होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एयर या वैक्यूम के लिए क्या लिया जाता है, 1। तो हम ये सारा का सारा कैलकुलेशन ये सोच के कर रहे हैं कि सराउंडिंग में या तो एयर है या फिर वैक्यूम है, तो K बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर K आप सिलेक्ट करते हो तो K इज इक्वल टू 1। तो ये वो फोर्स आ गया जिसको लेकर के लॉरेंज ने इतनी सारी बातें बताई कि इस पर भी डिपेंड करता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है। और केस नंबर 2, वी इंट्रोड्यूस प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q है, मास M है। एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड है B इंटेंसिटी की, और अब हम यहां पर एक
करंट वायर नहीं रखेंगे, एक चार्ज के पार्टिकल को थ्रो करके आते हैं। तो ये रहा चार्ज का पार्टिकल, सेहत में चार्ज Q था, मास M था, ये इसके पास प्रोजेक्टेड वाली वेलोसिटी मान लेते हैं V थी। तो लॉरेंज के इस फार्मूले से, यानी इसी फार्मूले से ये भी पता चल गया कि फोर्स बनता है, तो फोर्स F ऑन प्रोजेक्टेड चार्ज F इज इक्वल टू है QEB साइन थीटा। देखो Q मीन्स पता है चार्ज की वैल्यू, V मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको हमको रेडीमेड दी जाएगी, एंड व्हाट इज थीटा। इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे थीटा के लिए, थीटा है आपका ये, यानी इस वाले केस में थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए चार्ज के पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का हालचाल, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए स्ट्रेट वायर पर, अगर वायर को यहाँ पे हल्का सा कर्व कर दिया जाए तो सिचुएशन बदल जाएगी, स्ट्रेट वायर पर लगने वाले फोर्स का हालचाल। थीटा को अगर आप फोकस करो तो थीटा अगर 90 होगा तो साइन को बहुत अच्छा लगेगा, साइन का 90 पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो थीटा 90 पर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम बन जाएगा, और थीटा अगर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी, हाँ, अगर वायर को हम टिल्ट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और अगर आप अपोजिट में रख दोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। दोनों ही केसेस में थीटा साइन 0 पर भी 0 होता है और साइन 180 पर भी क्या होता है, 0, फोर्स हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकें कि वो कैपिटल बी की डायरेक्शन के साथ उसकी वेलोसिटी 0 बना रही है, साइन 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। और या फिर 180 डिग्री पर फेंक दें, भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मैंने थ्रो कर दिया इस तरफ, तो भी क्या हो जाएगा, 0। साइन 180 पर भी 0 होता है साइन, और साइन 0 पर भी 0 होता है। तो थीटा को लेकर के मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपने आप को किस तरीके से वेरी करेगा, एंड दैट इज वाई मैग्नेटिक फोर्स इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड फोर्स, बहुत सेंसिटिव है। ये भी ध्यान रखो, इस बात का भी ध्यान रखो, ये ना होना चाहिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए, कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा था, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत सिंपल था एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। 2 चीज़ों पर उसका अपना स्टेटमेंट था, चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता था और डिस्टेंस पर डिपेंड करता था और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता था, बस। लेकिन ये देखो कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ F माने फोर्स, M मीन्स मैग्नेटिक, किसके ऊपर, ओवर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो उस फार्मूले से तो आप वैल्यू निकाल पाओगे, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, इससे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप जो है डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे इसको अपनी हैबिट में लाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको थंब और उसके पास वाली दोनों फिंगर्स, थंब ये वाली फिंगर कौन सी, 4 फिंगर, और ये कौन सी, सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर। तो फॉर लेफ्ट हैंड सेट थंब
एंड इट्स एडजेसेंट, या चलिए मैं पूरा बात ही वहाँ पर जो है फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर लिख देता हूँ. फॉर लेफ्ट हैंड सेट थंब कॉमा फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर. मिडिल मीन्स सेंट्रल भी कह सकते हो आप. सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो पहला काम तो आप ये कर लीजिए. उसके बाद ये सीक्वेंस याद रखिए. फादर मीन्स एफ, मदर मीन्स एम, चाइल्ड मीन्स सी. जिस सीक्वेंस में आपने यहां पहला वाला स्टार पॉइंट लिखा हुआ उसी तरीके से थंब पहले है, फोर फिंगर बाद में है और सेंट्रल फिंगर सबसे लास्ट में है. तो उसी सीक्वेंस में आपका जो ये थंब है वो क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन. थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और उसके बाद आपकी जो फोर फिंगर है सीक्वेंस वही रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ एम, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि आप बी से लिखते हैं. और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट को आप किससे लिखते हो, वहां पर चाइल्ड से सी फॉर करंट है लेकिन सिंबल क्या होता है, आई. अब जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरीके की है. क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैसा, डायरेक्शन में कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर लेकिन डाउनवर्ड है, अंदर की तरफ है. और यहां पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है. ये रहा जेके वायर, ये इस पर फ्लोइंग करंट है. अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करिए और बताइए क्या होगी. सेट करते हैं. जो नोन है ना पहले उनके लिए आप जो है फिंगर्स या जो थंब है उनके लिए सेटिंग कर लो. यहाँ पे नोन क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड. तो उनके लिए सेट कर लो. फोर फिंगर चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के पास, सेंट्रल फिंगर चली जाएगी करंट के पास. देखिए फोर फिंगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, सेंट्रल फिंगर तो थंब किधर जा रहा है. तो यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी, एफ एम. तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके डायरेक्शंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो. इस फार्मूला के आ जाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला आपको याद था, देखो आप उसमें चेंज कर सकते हो रफ वर्क. एफ इज इक्वल टू है आई बी एल साइन थीटा. तो बी की वैल्यू क्या हो गई, एफ अपॉन आई एल साइन थीटा. नाउ व्हाट इज एफ, न्यूटन. और आई फॉर एम्पियर और एल फॉर मीटर. तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. साइन थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो टेस्ला का मतलब है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. कुछ जाना पहचाना है आपके लिए ये. न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी इसका ऐसा यूनिट है. और बी का एक यूनिट और भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर. आगे जाकर के जब फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पर साइंटिस्ट वेबर का भी वहां पर यूनिट आपको मिलेगा.